उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जो बाबर आजम के बारे में लोगों ने जो उम्मीदें लगाई हुई थी, मैं बिल्कुल नसीम शाह के फेवर में नहीं हूँ। तो क्यों ना हम किसी एक नए लड़के के साथ जाएं, उनको चांस दें, उनको खिलाएं, शायद हमारे लिए फ़ायदा हो जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड का जो दूसरा टेस्ट मैच है वो कल स्टार्ट होने जा रहा है। कल स्टार्ट होने का मतलब ये है कि रात को 3 बजे वो मैच स्टार्ट होगा। और कुछ ख़बरें आ रही हैं, उन ख़बरों पे ज़रा गपशप करते हैं। और जो रिजवान है, पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात की। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जो बाबर आजम के बारे में लोगों ने जो उम्मीदें लगाई हुई थी कि शायद दूसरा टेस्ट मैच वो खेलेगा, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि क्लियर उन्होंने कह दिया है कि बाबर आजम भी कल का टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। क्योंकि उन्होंने नेट्स वगैरह भी की, ट्रेनिंग की, लेकिन नेट्स में वो शायद ये फील कर रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा फिट नहीं है। और 60-70% फिट है, उनको पेन भी हो रहा है। तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है मेरे ख़्याल में बाबर आजम का। क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने लिए सोच रहे होते हैं, वो अपने मुल्क के लिए नहीं सोचते। उनकी कोशिश कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से खेला जाए और जो होगा देखी जाएगी, लेकिन मैं खेलूँ किसी न किसी तरीके से। तो ये बाबर आजम का बड़ापन है कि वो समझता है कि नहीं, मैं नहीं खेल सकता। तो उसके बाद जो और बात की रिजवान ने, वो ये बात की कि टीम में चेंजिंग्स वगैरह भी होने के चांसेस हैं, जो कि लग भी रहे थे कि चेंजिंग्स होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि ये जो क्राइस्ट चर्च में जो मैच खेला जाएगा, इस यहाँ पे जो कंडीशंस लग रही हैं, ये फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी सूटेबल लग रही हैं। पिच जो है वो बड़ी सपोर्ट ऐसा लगता है कर रही है, फास्ट बॉलर को करेगी। तो हम सोच रहे हैं कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। तो फिर मिसबाह उल हक की भी उन्होंने बात की कि जी उन्होंने बड़ा बैक किया, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। जिस तरह हम T20 हारे थे पहले दो, फिर उसके बाद तीसरे T20 में भी बड़ी उन्होंने बैक किया। इस मैच में, टेस्ट मैच में भी वो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि हार गए कोई मसला नहीं है, जीतो, सीरीज़ बराबर करने की कोशिश करो। तो उम्मीद है मुझे कि जो पाकिस्तान टीम जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच खेली थी उसी तरीके से खेलेगी। लेकिन इस दफ़ा हो सकता है पाकिस्तान की जो स्पेशली बैटिंग लाइनअप है उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो लास्ट टेस्ट मैच था उसमें जो पिच मिली थी वो थोड़ी सी स्लो पिच थी, उसमें मैनेज हो रहा था। अगर आप सेट हो गए थे तो मैनेज हो रहा था, आप रन्स भी कर रहे थे, जो कि फवाद आलम की सूरत में 100 नज़र आया भी, या फिर रिजवान की सूरत में हमें रन्स नज़र आए। अब देखना ये है कि चेंजिंग्स क्या हो सकती हैं। जो मेरी एक सोच है, जो मैं समझता हूँ कि चेंजिंग्स क्या हो सकती हैं। क्योंकि हमारे पास अभी जो प्लेयर्स जो डगआउट में बैठे हुए हैं, उसमें इमरान भट्ट बैठे हुए हैं, उसमें सरफराज बैठे हुए हैं, उसमें सुहेल खान बैठे हुए हैं, उसमें ज़फ़र गौहर बैठे हुए हैं। अब चेंजिंग्स ये होनी चाहिए कि शान मसूद ने इंग्लैंड में 100 किया, उसके बाद अभी न्यूजीलैंड में आया, उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। शायद उस 100 की वजह से, या जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन थी उसकी वजह से, शायद उनको कल का मैच का भी चांस मिल जाए। लेकिन आबिद अली जो है, आबिद अली मुझे ड्रॉप होते हुए नज़र आते हैं मेरी नज़र में। मैं ये समझता हूँ कि इमरान भट्ट को खिलाना चाहिए। क्योंकि इमरान भट्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में लास्ट सीज़न खेले, उन्होंने 9 मैचेस में 900 तकरीबन 950 रन किए उन्होंने, 400 किए 62 की एवरेज से, और 350 किए हुए हैं। तो ये सीज़न भी खेल रहे थे, इस सीज़न में भी 3 मैचेस के अंदर उनकी तकरीबन 31 रन्स की उनकी एवरेज थी, 250 थे। तो वो पाकिस्तान टीम के साथ चले गए। तो इसका मतलब ये है कि उनकी फॉर्म अच्छी थी। फिर उसके बाद वो जो प्रैक्टिस मैच भी शाहीन्स की तरफ से खेले थे, वहाँ भी कुछ थोड़े बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन थी, रन्स वगैरह किए थे। तो लग रहे हैं थोड़े से फॉर्म में लग रहे। तो क्यों ना हम किसी एक नए लड़के के साथ जाएं, उनको उनको चांस दें, उनको खिलाएं, शायद हमारे लिए फ़ायदा हो जाए। बड़े दिल के साथ जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ
कि लाजमी नहीं आप अपने नए लड़कों को अपनी कंट्री में चांस दें, नहीं, बाहर जाते हैं वहाँ भी चांस दें, शायद उसमें इतनी हिम्मत है, इतनी इतनी क्वालिटी है कि वो इन पिचेस के ऊपर भी परफॉर्म कर सके, तो उसको खिलाना चाहिए। उसके बाद हारिस सोहेल, मैं नहीं समझता कि हारिस सोहेल बिल्कुल फॉर्म में लग रहे हैं, क्योंकि ना प्रैक्टिस मैच खेला, फिर उसके बाद ना टेस्ट मैच के अंदर कोई ऐसी ख़ास कोई परफॉर्मेंस दे सके। उनकी जगह पे आप अगर बाबर आजम फ़िट हो जाते तो जाहिर सी बात है बाबर आजम आते, वरना सरफराज की जगह बनती है। अच्छा, अब जो बैटिंग लाइनअप है जो सेट होने की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह होनी चाहिए। शान मसूद के साथ आप अज़हर अली को भी ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि अज़हर अली ओपन करते हुए आए हैं काफ़ी टेस्ट मैचेस के अंदर। फिर उसके बाद जो इमरान भट्ट हैं आप उनको तीसरे नंबर पे बैटिंग करवा सकते हैं। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आप फवाद आलम को ला सकते हैं। फिर पाँचवें नंबर पे आप रिजवान को आना चाहिए। फिर उसके बाद छठे नंबर पे आप सरफराज को खिला सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास सरफराज को भी आप चांस दे सकते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, परफॉर्म करता हुआ आया है, पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है, उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है कि मुझे चांस अगर मिलता है तो मैंने भी परफॉर्म करना है। एक अच्छी ऑप्शन हो जाएगी आपके पास, आपकी बैटिंग लाइनअप ज़रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ भी आएंगे। बेन स्टोक्स जो है उन्होंने 91 रन किए टेस्ट मैच में, लास्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में। बॉलिंग की अगर मैं बात करता हूँ, मोहम्मद अब्बास इस टाइम जो पाकिस्तान टीम के जो टेस्ट टीम के जो सबसे सीनियर बॉलर हैं उनकी परफॉर्मेंस उनके सामने उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं आ रही काफ़ी टाइम से। उनको परफॉर्म करना ज़रूरी है, अगर वो परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर उसके बाद शाहीन अफरीदी हैं। शाहीन अफरीदी मतलब यानी हर टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, कब कोई ना कोई इनिंग्स तो आएगी ना जिस इनिंग में वो परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन वो हर दफ़ा परफॉर्म करते हैं। चाहे आप वाइट बॉल क्रिकेट देख लें, चाहे आप रेड बॉल की क्रिकेट देख लें, ये दो तो खेलेंगे। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन जो है नसीम शाह का, मैं बिल्कुल नसीम शाह के फेवर में नहीं हूँ। अगर वो 140 प्लस गेंद कर रहा होता, 150 पे जा रहा होता जिस वजह से वो टीम में सेलेक्ट हुआ था, तो मैं फिर कहता कि ठीक है जी, पहले टेस्ट मैच में कुछ नहीं हुआ लेकिन आप जाएं, इसी के साथ जाएं। लेकिन उसकी बिल्कुल फिटनेस भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, उसकी बॉल तेज़ भी नहीं हो रही, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके पास इतनी बेस्ट ऑप्शन है सोहेल ख़ान की सूरत में, आप एक्सपीरियंस भी है, उसके 9 मैचेस में 27 आउट हैं, फर्स्ट क्लास में भी 400 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा आउट हैं, एक्सपीरियंस है। वो भी जिस किस्म की टीम सऊदी बॉलिंग करता है उसी किस्म की वो भी बॉलिंग करता है, आगे आगे बॉल पिच करता है, स्विंग करता है, दोनों स्विंग उसको करने आते हैं। वो 100% इस पिच के ऊपर ट्रबल में डाल सकता। आपने देखा है कि वो इंग्लैंड के अंदर जब उसने क्रिकेट के मैचेस खेले, उसने इंग्लैंड के प्लेयर्स को मुश्किलात में डाला है, उसने 5-5 आउट भी किए हैं, तो उसके पास एक्सपीरियंस है। अगर हम एक्सपीरियंस को बिठा के बाहर डग आउट में रखेंगे तो इन एक्सपीरियंस को जब खिलाएंगे तो फिर हमारी टीम हारेगी भी, तो हमारी टीम की पोजीशन भी अच्छी नहीं होगी। एक्सपीरियंस इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने सेट हुआ है फवाद आलम की सूरत में। एक्सपीरियंस था तो फवाद आलम ने इतनी अच्छी बैटिंग की थी और हम टेस्ट मैच को इतना नज़दीक ले गए थे ड्रॉ की सूरत में, वरना टेस्ट मैच कब तक ख़त्म हो चुका होता। तो ये जो थी अपडेट्स थी पाकिस्तान टीम की कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। अब जो है, अब कुछ थोड़ी सी अपडेट्स और हैं हमारे पास, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अवार्ड अनाउंस किए हैं लास्ट ईयर, जिन जिन की परफॉर्मेंसेस रही थी उनके लिए। मेरे ख्याल ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, अच्छी बात है, ये हर साल इसी तरीके से होना चाहिए। 2020 में जिन जिन लड़कों की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी वो अवार्ड्स उन्होंने अनाउंस किए। मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो था वो बाबर आजम का नाम आया। फिर उसके बाद वाइट बॉल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो है वो भी बाबर आजम का नाम आया। फिर उसके बाद द क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो जो है वो मोहम्मद रिजवान का नाम आया। फिर उसके बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर फवाद आलम का नाम आया। शायद उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, या 102 रन जो उसने अभी टेस्ट मैच में किए अगेंस्ट, शायद उसको ये भी फेवर मिल गई है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, उसमें
कामरान गुलाम का नाम आया। फिर उसके बाद वुमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में फातिमा सना का नाम आया। उसके बाद फिर अंपायर ऑफ द ईयर जो है आसिफ याकूब जो है उनका नाम आया। तो इसमें उसके बाद फिर मेंस एमर्जिंग इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नसीम शाह का नाम आया। तो ये जो चीज़ें हैं वो फिर उसके बाद वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर में आलिया रियाज का नाम आया। ये सब जो अवार्ड्स थे ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कुछ मिसिंग थी, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए। जिसमें बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर उसका नाम नहीं था, बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द ईयर उसका नाम नहीं था। आपको स्पिनर्स का भी नाम डालना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो है वो जब आप इन सब कैटेगरीज़ को डालेंगे तो फिर आपको आपके जो प्लेयर्स हैं वो 100% एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। उनको भी पता होगा कि ये जितने भी जो अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ है हर साल हमें अवार्ड मिलेगा। जो लड़का भी परफॉर्म करेगा उसकी सोच ये होगी। और इसके साथ साथ खाली अब ये मुझे पता नहीं है, ये ज़रा अपडेट्स आएंगी तो और पता चलेगा। इनके साथ आप अमाउंट्स भी कुछ दें, कुछ बोनसेस भी दें कि वाकई कि आपने परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी दी हैं तो हम अपनी तरफ से आपको ये नहीं कि सिर्फ एक ट्रॉफ़ी उठा के दे दें, उसके साथ कुछ अमाउंट वगैरह पैसे वगैरह भी दें, तो फिर मज़ा आएगा। तो ये थी जी अपडेट। अब देखते ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट का और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच कल स्टार्ट होने जा रहा है उसमें क्या पोजीशन होती है, कौन कैसा खेलता है, क्या चेंजिंग्स होती हैं। जो हमारी नज़र में जो चेंजिंग्स थी, मेरी नज़र में जो नंबरिंग थी बैटिंग की, वो मैंने आपसे ज़िक्र कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में किस प्लेयर को खेलना चाहिए, किस प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।